हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन परिवार में। आप सभी के बीच मैं रविकांत सर इस विचार के साथ प्रस्तुत हुआ हूं बेटा कि भाग 4 के सभी बिंदुओं को फटाफट तरीके से देख लीजिए। अभी तुरंत मैंने ऐप पर क्लास लिया और उसी बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। इसलिए सारे बिंदु को लिख लिख कर लेकर आए हैं बेटा, ताकि आप समझ पाए कि इन सारे बिंदुओं को हम एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। ध्यान समझिएगा। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया बेटा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और अनुच्छेद 36 से 51 तक बात समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो तीर लगाया गया है, तीर का अर्थ है बेटा, कह रहा है। अब देखिए, ये तीर यहाँ से यहाँ गई है ना, तो ये पूछ रहा है अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका उल्लेख है। तो इसमें यहाँ पर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहा किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 का। तो इस प्रकार से इस पूरे तीर की व्याख्या के साथ आप इसको समझते हुए चलिएगा बच्चों। दूसरी बात आपको बताएं बच्चों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया बेटा। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। आपसे हम कमेंट करके एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जरा बताना बेटा कि और आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली गई हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अलावा। दूसरी चीज, राज्य के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है? राज्य के मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। न्याय योग्य नहीं है, यही न्याय योग्य नहीं है। राज्य के आदर्श है, राज्य इसी आदर्शों पर चलता है। दूसरी बात आपको बताएं बच्चों कि मौलिक अधिकारों से ये बात अलग है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेटा इसके उल्लंघन पर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। अगला पॉइंट आपके बीच है बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची। सारे आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर रख दिए गए हैं, क्लॉज वाइज सारी चीजें रखी गई हैं, जिसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। क्या कह रहा है अनुच्छेद 36 में? निदेशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। अभी जो मैंने बताया निदेशक तत्वों में क्या होंगे। 37 में क्या है? इस भाग के आदर्शों को लागू करना बताया गया है, या अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना है, अंतर्विष्ट तत्वों को क्या करना है? प्रस्तुत करना बच्चों। दूसरी बात क्या है? 38 क्या कह रहा है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रावधान करेगा या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। इस बात को भी आप समझेंगे आर्टिकल 38 में। अच्छा बेटा, 39 के बारे में आगे बता रहे हैं इस पॉइंट पेज पर देखिएगा। 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति, या फिर यहाँ पर 39 का में क्या है? समान न्याय, समान विधिक सहायता या समान कार्य के लिए समान वेतन। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर समान कार्य करते हैं समान वेतन आपको मिलेगा। दूसरी बात है जो पंचायतों का गठन, और इस बार की परीक्षा के लिए तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है बच्चों। तो ठीक है, तो पंचायतों के गठन के संदर्भ में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तर पर होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तब आपके यहाँ ग्राम सभा का गठन होता है बेटा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आपको मैंने बताया है कि 41 में कुछ दशाओं में काम रोजगार पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं का मतलब यह है कुछ विशेष अधिकार आ गया, जैसे कभी मृतक आश्रित वगैरह आ गया, तो वो चीजें कुछ दशाओं के अंतर्गत लाई जाती है बेटा। 42 क्या कह रहा है? काम की मानवोचित दशाएं प्रदान करना है, जैसे स्त्री प्रसूति सहायता देना, पोषण और छुट्टी की बात करना, ये सारी बातें शामिल हो सकती हैं। 43 कहता है कर्मकारों को न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, यानी जो काम करने वाले हैं, जो रोजगार वाले हैं, उन्हें कम से कम इतना मजदूरी दिया जाए कि उनका भरण पोषण उतने में हो सके। अगली बात है बेटा 43 का में क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का क्या होगा? भाग लेना। अभी ऐसा नहीं है कि उद्योग आप निर्मित करेंगे, उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, वहां कर्मकारों को इग्नोर करके नहीं जाएंगे, कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। अगला पॉइंट है बेटा 44, और इस बार के लिए यह परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि सबसे पहले गोवा में लागू हुआ था, ये बात तो श्योर है, समान नागरिक संहिता। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने भी इसको लागू कर लिया, अर्थात अब यहाँ पर समानता आ चुकी है, समानता के दायरे में लोग आ चुके हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट है 45 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इस आर्टिकल में है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 क में भी मिल जाता है, अनुच्छेद 45 में भी मिलता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आप देखेंगे तो 45 में यह बहुत ही हिट पॉइंट के रूप में रहता है। साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ के अतिरिक्त जब आप जाएंगे जहां पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे, वहां पर 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में ये पॉइंट बन जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है बच्चों। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, राज्य शिक्षा का उचित प्रबंध करेगा। हालांकि अब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए संघ और राज्य सरकारें भी इस पर प्रावधान बना रही हैं, जिसमें संघ सरकार 65% खर्च करता है और राज्य सरकार 35% खर्च करता है। लेकिन अगर किसी राज्य की दशा विशेष है बच्चों, राज्य की दशा ठीक नहीं है,
विशेष स्थिति वाला राज्य है तो वहां पर क्या होगा, 90% संघ सरकार खर्च करेगी और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। अगले पॉइंट पर आपको बताया जा रहा है 46 नंबर पे, SC ST यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसी का पोषण, इसी का 47 में एक तरह से देखा जाए तो व्याख्या दिख जाता है बच्चों। पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य को सुधारने या लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का क्या होगा, जो कर्तव्य होगा। विभिन्न शिविर का आयोजन हो सकता है, जैसे कभी कभी नहीं देखते आंख का निःशुल्क परीक्षण होता है, दवाएं वितरित होती हैं, अभी तमाम ऐसी समस्याएं आती रहती हैं तो हमारे यहाँ दवाओं का वितरण होता रहता है। आप देखेंगे बेटा 48 नंबर, कृषि एवं पशुपालन संगठन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है और एक से अधिक बार सवाल आ चुका है। ठीक है बच्चों, 48 का इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अब देखिए पूरे संविधान में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो बच्चों, लेकिन बात यह है कि जो परीक्षा में बार बार आ रहा है उसको इंपॉर्टेंट कह दिया जाता है। कहने का मतलब इसका ये नहीं होता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं, ये महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। हमने ये कहा एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बार बार पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात, अर्थात दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है बच्चों। बात समझ में आई हो तो बताना यस सर। 49 क्या कहता है, धरोहरों स्मारकों की सुरक्षा, जैसे इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ आदि। चौरी चौरा कांड हुआ बच्चा, चौरी चौरा वाले जगह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग, ये सारे पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात। ठीक है बच्चों, आपका आर्टिकल 50 आ गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। आप जानते हैं कि आज न्यायपालिका हमारी कैसी है, स्वतंत्र है, इकहरी है, इसके निर्णय सबके ऊपर बाध्यकारी होते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय है। ऐसा ये नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि न्यायपालिका बहुल है, बल्कि इकहरी ही है। ये सारी सूचनाएं क्या है, जनता के सुलभता के लिए ये सारे बिंदु में ऐसे बनाए गए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे मुकदमे ना आ जाए। यहाँ पर देखेंगे बेटा पॉइंट आ रहा है, कार्यपालिका में आपकी संघ की कार्यपालिका अलग हो जाएगी, राज्य की कार्यपालिका अलग हो जाएगी और सबके प्रमुख यहाँ लिखे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कम समय में आपने यहाँ पर देखा और आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ टीजीटी, पीजीटी, नेट, JRF, LT, GIC, साथ ही साथ सिविल सेवा की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप आज ही जुड़े पार्थ एजुकेशन ऐप से और हमारे साथ जुड़कर पूरी तरह से तैयारी करने का भरपूर फायदा उठाएं। फिर से मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हमें चाहिए इजाजत। जय हिंद।